तो स्वागत है आप सभी का आईएएस दिस अरिहंत में। और मेरा नाम है मनीष उपाध्याय। हम यहाँ देखेंगे आज जनरल साइंस के बारे में। जनरल साइंस में देखेंगे एक और चीज कि हमारा जो टेक्नोलॉजी का पोर्शन है वो भी इसी के अंतर्गत कवर कर लिया जाता है। तो देखेंगे, देखिए जनरल साइंस के एस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो अरिहंत ने प्रीलिम्स के लिए एक बहुत ही जबरदस्त इनिशिएटिव लिया है और उन्होंने एक सामान्य विज्ञान की पुस्तक निकाली है जिसमें 1990 से लेकर के 2023 तक के लगभग 250 पेपरों को कवर किया है। अब इसकी खासियत क्या है? एक तो इसमें सबसे बढ़िया बात है कि चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज चीजों को कवर किया गया है, माइंड मैप बनाए गए हैं। और सबसे बड़ी बात देखिए क्या होती है कि जब भी जैसे हम मान लीजिए कोई बुक लेते हैं तो उसमें बहुत सारी मिस्टेक रहती है। इसमें क्या है कि इसको कई सारे चरणों से गुजारा गया है जिसकी वजह से इसमें गलती होने की न्यूनतम संभावना है, या ये कहिए कि 100% एरर फ्री है। और उसके साथ ही बात करेंगे कि जो जो भी पॉइंट रहेंगे, की पॉइंट आगे हम इसको देखेंगे भी, तो उस की पॉइंट के साथ क्या कर दिया गया, इन्होंने कुछ चीजें और जोड़ दी है एक्स्ट्रा। जैसे मान लीजिए कुछ क्वेश्चन पूछा गया उसके साथ और नॉलेज भी जोड़ी है। और टोटल अगर बात करें तो लगभग 3500 क्वेश्चन इसमें मिलेंगे आपको, बाकी जो स्टडी मटेरियल है उसके अलावा। तो इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए आज जब हम स्टार्ट करेंगे तो हम देखेंगे कि भौतिक राशियां क्या है और उनका मापन कैसे होता है। अब ये जो चीज है हमारे लिए, ये इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट हो जाती है कि किसी भी चीज को अगर हम ना मापें तो उस चीज का कोई खास इंपॉर्टेंस बनता नहीं है। राशियों की अगर हम बात करें तो राशियों को दो कैटेगरी में बांटा जाता है। राशि का मतलब होता है किसी भी गुण को दर्शाने वाली चीज राशि कहलाती है। अब इसमें खासियत क्या है, देखिए इसको दो कैटेगरी में हम बांट देंगे राशि को मोटा मोटी। एक को कहेंगे हम सामान्य राशि और दूसरी को कहेंगे भौतिक राशि। जिन राशियों को हम माप नहीं सकते उनको सामान्य राशि कहते हैं। जैसे कि भाई अगर आपसे ये कहा जाए कि ये बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, या ये बहुत खूबसूरत है, या ये दिखने में बहुत सुंदर है, या ये गोरा है। अब इन चीजों को मेजर नहीं किया जा सकता। सुंदर किसी के लिए कोई बहुत सुंदर हो सकता है, किसी के लिए वो बिल्कुल सुंदर ना हो। इसी तरीके से कुछ ऐसी राशियां भी हैं जिनको आप माप सकते हैं। तो जिन राशियों को माप सकते हैं उनको भौतिक राशि कहा जाता है। तो नियत संख्या द्वारा व्यक्त की गई तथा प्रत्यक्ष रूप से मापी गई राशि को भौतिक राशि कहते हैं। अब अगर दिशा के और परिमाण, परिमाण का मतलब होता है आंकिक मान। तो आंकिक मान के आधार पर राशि दो प्रकार की हो जाती है। एक को कहते हैं अदिश राशि, ऐसी राशि जिसको व्यक्त करने के लिए दिशा की कोई आवश्यकता नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ आवश्यकता होती है तो आंकिक मान की और यूनिट की। दूसरी तरफ वो राशियां हैं जिनको व्यक्त करने के लिए आंकिक मान के साथ साथ, मतलब कि परिमाण के साथ साथ, आपको मात्रक की भी आवश्यकता पड़ेगी और दिशा की भी आवश्यकता पड़ेगी। अदिश राशियों के एग्जाम्पल ले सकते हैं दूरी, चाल, ऊर्जा, दाब, आयतन इत्यादि। जबकि सदिश राशियों के बारे में बात करें तो हम विस्थापन, वेग, बल, संवेग इत्यादि को आधार बना सकते हैं। मात्रक तथा मापन के आधार पर अगर राशियों को बांटा जाए, या ये कहिए कि राशि उत्पन्न कैसे हुई है उनकी उत्पत्ति के आधार पर इनको बांटा जाए, तो राशि फिर से दो प्रकार की हो जाती है, मूल राशि और व्युत्पन्न राशि। अभी इसके बारे में भी देखेंगे किस तरह से है ये। तो मूल राशि वो राशियां हैं जो किसी अन्य राशि की बिना सहायता के ही पूरी तरह से अपने आप को व्यक्त कर लेती हैं। इसमें 7 राशियों को जोड़ा गया: लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। व्युत्पन्न राशि वो राशियां हैं जो मूल राशि से बनी होती हैं। इसमें वेग, त्वरण और बल इत्यादि को शामिल किया गया, कार्य, ऊर्जा, इनको भी आप शामिल कर सकते हैं। अब आती है पूरक राशि। दो राशि हो गई ये, लेकिन जब डिवीजन कंप्लीट हो गया उसके बाद इन राशियों के बारे में सोचा गया, तो इसलिए इनको मूल राशि के साथ पूरक के रूप में जोड़ दिया गया और इसलिए इनको कह दिया गया पूरक राशि। असल में ये भी एक तरह की व्युत्पन्न राशि टाइप की ही है, लेकिन जोड़ा इनको मूल राशि के साथ जाता है और इसमें समतल कोण और घन कोण को कंसीडर किया जाता है। तो कुल मिला के 7 मूल राशि और 2 पूरक राशि को छोड़ दिया जाए तो बाकी फिजिक्स में जो भी राशियां होंगी सबकी सब व्युत्पन्न राशि का उदाहरण। आगे बढ़ते हैं। इसमें जैसे हम मात्रक की बात करें तो इसकी डेफिनेशन समझेंगे, उसके बाद देखेंगे इसके टाइप्स क्या हैं, उसके सिस्टम्स क्या हैं। तो भौतिक राशि के मापन में प्रयोग जो स्वीकार्य है, सबको स्वीकृत मान मात्रक कहलाता है। कोई भी जो आपने जैसे इस बोर्ड को मेजर करने के लिए हम इस पेन को मानक मान लें तो ये मात्रक कहलाएगा। कोई भी स्टैंडर्ड वैल्यू आपने चूज कर ली वो क्या हो गया, उसका मात्रक हो गया। मात्रक
को तीन कैटेगरी में बांट देंगे, जैसे हमने राशियों को तीन कैटेगरी में बांट दिया। तो जैसे लंबाई का मात्रक किलोग्राम हो गया, द्रव्यमान का हमने लंबाई का मात्रक मीटर हो गया, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड और टेम्परेचर का केल्विन, वैद्युत धारा का एम्पियर होता है, ज्योति तीव्रता, जो बल्ब वगैरह जलते हैं उनकी रोशनी ज्यादा है कम है, इस चीज को मेजर करने के लिए जो राशि प्रयुक्त होती है उसे ज्योति तीव्रता, और उसके लिए जो मात्रक प्रयुक्त होता है उसके वो कैंडला कहा जाता है। इसके साथ ही हम बात करेंगे एक राशि है जिसको कहते हैं पदार्थ की मात्रा, उसको मेजर करने के लिए जो मात्रक है वो है मोल। व्युत्पन्न राशियों के मात्रक लेंगे, जैसे मीटर पर सेकंड, ये मात्रक है वेग का, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये मात्रक है त्वरण का। अभी जैसे हमने पढ़ा था सामान्य कोण या समतल कोण, उसके लिए रेडियन मात्रक का प्रयोग किया जाता है। फिर हमने पढ़ा था 3D कोण या जिसको घनकोण के नाम से भी जानते हैं, सॉलिड एंगल, उसके लिए स्टेरेडियन यूनिट का प्रयोग किया जाता है। अब जो देश थे अलग अलग, उनमें अलग अलग मान्यताएं थी, जैसे भारत में अलग चल रहा था, अंग्रेजों के यहाँ अलग चल रहा था, फ्रांस में अलग चल रहा था। तो फ्रांस में दो सिस्टम चल रहे थे जिनको एमकेएस और सीजीएस कहा जाता है। ब्रिटेन में एक सिस्टम चल रहा था जिसको एफपीएस कहा जाता है। तो ऐसा सिस्टम जिसमें लंबाई को मापने के लिए मीटर, द्रव्यमान को मापने के लिए किलोग्राम और समय को मापने के लिए सेकंड का प्रयोग किया जाए, ऐसे सिस्टम को एमकेएस सिस्टम कहा जाता है। लेकिन फ्रांस में जो सिस्टम चल रहा था दूसरा वाला, उसमें क्या हो रहा था कि लंबाई को मापने के लिए सेंटीमीटर, और जो वजन है या भार है, या ये कहिए, अभी हम भार कहेंगे, आगे जाके इसको फिर क्लियर करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे अलग अलग, या कहिए द्रव्यमान, उसको मेजर करने के लिए ग्राम का प्रयोग और समय को मेजर करने के लिए सेकंड का प्रयोग किया जाता है। जो ब्रिटिश प्रणाली थी या एपीएस प्रणाली कहिए, उसमें डिस्टेंस या लंबाई या विस्थापन या दूरी या ऊंचाई एक ही बात है। त्रिज्या कह लीजिए, व्यास कह लीजिए, परिधि कह लीजिए, परिमाप कह लीजिए, गहराई कह लीजिए, फिजिक्स में इन सब का एक ही मतलब होता है, लेंथ। तो लेंथ को मेजर करने के लिए जहां फुट का प्रयोग, और मास को मेजर करने के लिए पाउंड का प्रयोग, और टाइम को मेजर करने के लिए जिसमें सेकंड का प्रयोग किया जाता था, उसको एफपीएस प्रणाली कहते थे। लेकिन मामला यही नहीं रुका, समय के साथ साथ धीरे 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 ग्रोथ होती गई और राशियों की खोज होती गई, साइंस आगे बढ़ती गई। जब राशियों की संख्या ज्यादा हो गई तो एमकेएस में 4 राशियां और जोड़ दी गई, और जब ये 4 राशियां जोड़ दी गई तो ये मात्रक हो गए 7, जिनको 7 मूल मात्रक कहा जाता है। और दो जो पूरक हमने लिए, रेडियन और स्टेरेडियन, इनको भी मिला दें तो ये पूरा सिस्टम बनता है एसआई सिस्टम या एसआई प्रणाली। एसआई इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इंटरनेशनल सिस्टम है, फ्रेंच में नाम था तो इसलिए सिस्टम डी इंटरनेशनल इसका नाम होता है, तो इस वजह से इसको शॉर्ट में एसआई कहा गया। अब देखिए, राशि को अगर मान लीजिए हमको क्या करना है कि मूल राशि के रूप में अगर व्यक्त करना है, तो मूल राशि के ऊपर या मूल मात्रक के ऊपर हमको कुछ घात चढ़ानी पड़ती है। उन घातों को विमा कहा जाता है, और घातीय रूप में जो सूत्र लिखा जाता है उसको विमीय सूत्र कहते हैं। जैसे कि हम बात करेंगे यहाँ पे त्वरण के बारे में। त्वरण के बारे में जब बात करेंगे तो देखिए, त्वरण का मात्रक है मीटर की पावर 0 एल टी की पावर -2, इसका विमीय सूत्र, और मात्रक बनेगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बल्कि अगर हम बात करें तो मीटर एम एल टी की पावर -2, और इसका मात्रक बन जाएगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और न्यूटन साहब के सम्मान में इसको न्यूटन भी कह दिया जाता है। तो अगर आपसे पूछे कि ऐसा ही मात्रक क्या है, तो वो न्यूटन आपको लगाना होगा, अगर दोनों दे रखे। हालांकि दोनों ही सही है, लेकिन न्यूटन ज्यादा सही है। वजह उसकी आगे हम समझेंगे जब और भी मात्रक हमारे सामने आएंगे। कार्य या ऊर्जा की बात करें तो इसका मात्रक न्यूटन मीटर या जूल, थॉमस जूल के सम्मान में इसको जूल भी कह दिया जाता है, या किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर होता है। विमीय सूत्र की बात करें तो ml2 t की पावर -2 होता है। यूपीएससी या स्टेट पीसीएस में आपको तैयारी के साथ साथ देखिए डाटा हमने दे रखा है, वो इसकी एक वजह ये है कि क्या पता हम पेपर सेट नहीं कर रहे हैं, पेपर सेट कोई और करेगा, उसका माइंड सेट कैसे काम करता है, इसलिए हमने डाटा आपको प्रोवाइड कराया है। लेकिन फिर भी हम देखेंगे कि सामान्य तौर पर मात्रकों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, विमीय सूत्रों से रिलेटेड क्वेश्चन कम ही पूछे जाते हैं या ना के बराबर पूछे जाते हैं। शक्ति की बात करेंगे तो ml2 t की पावर -3, इसका मात्रक बनता है जूल प्रति सेकंड, क्योंकि ये कार्य में समय का भाग देने के
बाद हमको प्राप्त होती है और इसका मात्रक जेम्स वाट के सम्मान में वाट भी रख दिया गया है। दाब की बात करेंगे तो इसका मात्रक बनता है पास्कल या फिर न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये बल में एरिया का डिवाइड करने पर हमको प्राप्त होती है। और इसमें क्या होता है, इसमें हमको एम एल टी की पावर एम एल की पावर -1 टी की पावर -2 विमा प्राप्त होती है। विकृति की बात करें, स्ट्रेन की अगर हम बात करें तो ये विमाहीन राशि, इसकी कोई विमा नहीं होती और इसका कोई मात्रक भी नहीं होता। आवृत्ति की बात करें तो प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को आवृत्ति कहा जाता है, इसलिए इसका मात्रक प्रति सेकंड बनेगा या इसका विमीय सूत्र टी की पावर -1 बनेगा। इसको हेनरिक हर्ज नाम के एक साइंटिस्ट हैं, उनके सम्मान में हर्ज भी कह दिया जाता है, तो आप प्रति सेकंड कह दीजिए, हर्ज कह दीजिए, एक ही बात है। प्रतिबल को दाब भी कहा जाता है, तो प्रतिबल एक तरह का दाब ही है। जब बल लंबवत होगा तो दाब कह देंगे और किसी अदर एंगल पर होगा तो प्रतिबल कह देंगे। इसका भी मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। और अगर विमीय सूत्र की बात करें तो एम एल की पावर -1 टी की पावर -2 होता है। रिलेटिव डेंसिटी या आपेक्षिक घनत्व की बात करेंगे तो इसका कोई मात्रक और कोई विमा नहीं होती है। इधर आते हैं, ऊष्मा की बात करें तो ऊष्मा भी एक तरह की ऊर्जा ही है, इसलिए इसका मात्रक भी क्या होगा, जूल ही होगा। और एम एल की पावर 2 टी की पावर -2 इसका विमीय सूत्र हो जाएगा। बल स्थिरांक की बात करें तो एम एल की पावर 0 टी की पावर -2 इसका विमीय सूत्र हो जाएगा और न्यूटन पर मीटर इसका एसआई मात्रक हो जाएगा। वैद्युत धारा अपने आप में एक मूल राशि है, इसलिए इसका मात्रक एम्पियर नाम के एक साइंटिस्ट के सम्मान में एम्पियर रखा गया है। प्रतिरोध की बात करें तो एम एल की पावर 2 टी की पावर -3 और ए की पावर -2 इसका विमीय सूत्र है और इसका मात्रक ओम नाम के एक साइंटिस्ट के सम्मान में ओम रखा गया है। विभव की बात करें तो एम एल की पावर 2 टी की पावर -3 ए की पावर -1 इसका विमीय सूत्र होता है और जूल पर कूलम भी इसे कह सकते हैं, लेकिन वोल्ट नाम के साइंटिस्ट के सम्मान में इसको वोल्ट कहा गया। अब हम बात करेंगे प्रतिरोधकता की, तो ये है एम एल की पावर 3 टी की पावर -3 ए की पावर -2 इसका जो मात्रक है एसआई वो ओम मीटर रखा गया है। ऊष्माधारिता की अगर हम बात करें तो एम एल 2 टी की पावर -2 के की पावर -1 और मात्रक के रूप में बात करें तो जूल पर केल्विन ऊष्माधारिता का मात्रक रखा गया है। ऊष्माधारिता जब हीट चैप्टर पढ़ेंगे, थर्मोडायनामिक्स पढ़ेंगे तो वहां हम देखेंगे कि कोई भी वस्तु कितनी एनर्जी या कितनी हीट को होल्ड कर सकती है, इसको ऊष्माधारिता कहा जाता है। आवेग की अगर हम बात करें, इम्पल्स की, तो इसका मात्रक रखा गया न्यूटन सेकंड और इसका जो विमीय सूत्र बनाया गया वो एम एल टी की पावर -1 बनाया गया। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए, जो भी हमने डाटा पढ़ा, अब उस डाटा के आधार पर हम ये कोशिश करेंगे कि जो एमसीक्यूज हैं उनको हम सॉल्व करवाते हैं कि नहीं। देखिए, पढ़ना एक अलग आर्ट है और उस पढ़ने के आधार पर आप अगर देखेंगे पढ़ने के आधार पर, तो पढ़ने के आधार पर हमको ये पता लगेगा कि जो चीजें हम एमसीक्यू अगर लगाएंगे, अगर एमसीक्यू प्रॉपर तरीके से लग पा रहे हैं हमसे, तो देखेंगे आप ये चीज तो हमारा पढ़ना ठीक है। अगर हम एमसीक्यू नहीं लगा पा रहे हैं उस तरीके से, तो फिर हमको क्या देखना पड़ेगा, फिर हमको अपनी स्ट्रेटजी में चेंज लाना पड़ेगा। अब यहाँ पे अरिहंत ने बहुत बढ़िया एक इनिशिएटिव लिया है कि उन्होंने ये भी बताया है कि किस एग्जाम में आया हुआ है। जैसे इस क्वेश्चन की बात करें तो बीपीएससी प्री 2020 में पूछा गया है, तो आपको ये भी टारगेट करने में आसानी हो जाएगी कि हमको किस तरह की तैयारी हम कर रहे हैं और वहां पे हमको किस तरह की स्ट्रेटजी अपनानी है। ठीक है, और जो साउंड की प्रॉब्लम थी उसको आई थिंक जब क्लियर हो गया होगा, आप मैसेज करके मुझे बता दीजिए। ठीक है, अब इस प्रश्न को देखेंगे तो मूल भौतिक राशि के बारे में पूछा गया है कि कौन सी है और कौन सी नहीं है। तो ये कह रहा है बल एक मूल राशि है, वेग मूल राशि, वैद्युत धारा मूल राशि, कार्य मूल राशि है। तो हमने पढ़ा था 7 मूल राशियों में वैद्युत धारा मूल राशि है। अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका क्या माना जाता है कि वहां पे जो आवेश होता है, चार्ज होता है, उसको मूल राशि माना जाता है। लेकिन हम भारत में रहते हैं, अंतरराष्ट्रीय तौर पर अभी भी सब जगह क्या माना जाता है, वैद्युत धारा को ही मूल राशि माना जाता है। अमेरिका कुछ मामलों में थोड़ा अलग चलता है, जैसे आप यहाँ इंडिया में लेफ्ट हैंड ड्राइविंग करते हैं, वहां राइट हैंड ड्राइविंग होती है। यहाँ बात करेंगे तो हर चीज के जो इंजन की कैपेसिटी है यहाँ पे सीसी में मापी जाती है। जैसे 120 सीसी की बाइक, 250 सीसी की बाइक, वहां पे हॉर्स पावर में इस चीज को मापा जाता है। तो वो थोड़ा सा अलग चलता है दुनिया से, तो उसकी चिंता नहीं करनी है। अब यहाँ पे हम बात करें दूसरे क्वेश्चन की, तो निम्नलिखित में से मूल मात्रक नहीं है, ऐसे करके पूछा गया है।
तो कह रहा है मीटर, तो भाई ये तो लंबाई, लंबाई मूल राशि, उसका मात्रक मीटर, ये भी मूल मात्रक है। किलोग्राम, ये द्रव्यमान का मात्रक है, ये भी मूल मात्रक है। लीटर की बात करें तो ये भी मूल मात्रक है, और अगर हम सेकंड की बात करें, ये मूल मात्रक है। तो तीन अगर मूल मात्रक हो गए तो ये वाला क्या होगा, ये मूल मात्रक नहीं होगा। कह रहा है भाई दिए गए विकल्पों में से बी विकल्प में दिया गया मात्रक लीटर मूल मात्रक नहीं है। हम जानते हैं कि एसआई प्रणाली के अनुसार लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम और समय का सेकंड होता है। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को देखा। तो ये क्वेश्चन भी हमने पुराना जो डाटा अभी हमने पढ़ा उसके आधार पर इसको भी बड़े आराम से सॉल्व कर दिया गया। अब आगे इस चीज को देखते हैं हम। तो कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है। अब ये पूछा गया है बीपीएससी में 2002 में, फिर यूपी के आरओ पेपर में पूछ लिया गया मेंस में 2017 में। अब ये चीजें देखिए, क्वेश्चन कई बार रिपीट भी हो जाते हैं, इसलिए पीवाईक्यू देखना बहुत जरूरी है। पीवाईक्यू देखने से आपको एक तो क्या हेल्प मिलेगी, आपको एमसीक्यू को सॉल्व कैसे करना है, क्योंकि एक ट्रिक होती है जो हर एक इंसान अपने हिसाब से जनरेट करता है। कुछ कॉमन ट्रिक होती है, कुछ अपने हिसाब से जनरेट करी जाती है। मान लीजिए कि आपको किसी चीज को गैस करना है कि यार इसका आंसर मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, तो इसका आंसर होगा क्या। उस चीज को गैस करने के लिए आप जितने ज्यादा एमसीक्यू करके रखेंगे, जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके रखेंगे, तो एक तो आपको पैटर्न पता पड़ेगा एग्जाम का, दूसरा आपको ये डेप्थ पता चलेगी कि आपको करना क्या है, कहां से कैसे कैसे चीजों को कवर करना है। क्योंकि नॉलेज तो बहुत सारी बिखरी पड़ी हुई है। हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए पढ़ने का, हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि कम से कम तैयारी के साथ या कम से कम मेहनत के साथ हम ज्यादा से ज्यादा आउटपुट दे सकें, ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट निकाल सकें। ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। नॉलेज तो भरी पड़ी है, लोग पीएचडी कर रहे हैं, लेकिन उसका क्या रिलीवेंस है। भाई सिविल सर्विस में तो ट्रिकी इंसान होना चाहिए ना, कम से कम संसाधनों में जो ज्यादा से ज्यादा आउटपुट दे पाए वही तो सिविल सर्विस में जा पाएगा। तो ये कह रहा है यहाँ पे कौन सी सदस्य राशि नहीं है। आपको ये भी चीज ध्यान रखनी है, कभी पूछता है कि कौन सी है, कभी पूछता है नहीं है, तो इन शब्दों पर भी ध्यान देना है। कह रहा है विस्थापन है, तो ये तो भाई इसमें तो दिशा होती है। वेग की बात कह रहा है, तो वेग क्या होता है, वेग होता है विस्थापन अपॉन समय, ये भी सदिश है। कह रहा है बल, ये भी सदिश है। आयतन सदिश नहीं है, क्योंकि ये लंबाई गुणा लंबाई गुणा लंबाई या लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई 3 डायमेंशंस में होती है, इसमें कोई दिशा नहीं होती है। अब इसका देखते हैं एक्सप्लेनेशन क्या कहता है। एक्सप्लेनेशन में कह रहा है कि आयतन सदिश राशि नहीं है बल्कि एक अदिश राशि है, क्योंकि आयतन को केवल परिमाण के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है, इसके अतिरिक्त विस्थापन, वेग और बल सदिश राशियां होती हैं। आगे क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है। संवेग, दाब, ऊर्जा और कार्य। इसमें संवेग कैसी है, एक सदिश राशि है। ये आईएएस प्री में पूछा गया 1997 में। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि क्यों है ऐसा। संवेग सदिश राशि है। सदिश राशियां वे राशियां हैं, अभी हमने देखा, जिनमें दिशा की जरूरत पड़ती है बाकी और फैक्टर्स के साथ। और संवेग क्या है, संवेग एक्चुअली किसी भी चीज का द्रव्यमान और वेग का मल्टीप्लीकेशन है। वेग क्योंकि एक सदिश राशि है और एक सदिश राशि के साथ अदिश का गुणनफल हमेशा एक सदिश होता है, इसलिए संवेग एक सदिश राशि है। आगे हम बात करेंगे वैद्युत विभव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं या है। ये यूपी पीएससी प्री 2021 में पूछा गया है। यह एक वैद्युत विभव के बारे में बात कर रहा है, पोटेंशियल के बारे में बात कर रहा है। पोटेंशियल के बारे में थोड़ा सा आपको यहां देख लेते हैं हम, W/Q करके होता है, तो यह एक अदिश राशि है। हाँ बिल्कुल होती है। यह कह रहा है यह एक सदिश राशि है। अब एक ही राशि सदिश भी हो अदिश भी हो, ऐसा तो पॉसिबल हो नहीं सकता, इसलिए यह स्टेटमेंट हो जाएगा गलत। तो ये कह रहा है कौन सा इनमें से सही है, सही पूछा ना, सही कौन सा होगा, केवल एक। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भाई कह रहा है वैद्युत विभव के संदर्भ में कथन एक सही है, उसकी वजह ये है क्योंकि ये सदिश राशि है, सॉरी अदिश राशि है। वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव किसी धन परीक्षण आवेश को, अब जैसे मान लीजिए हम अनंत से अगर एक धन परीक्षण आवेश का मतलब होता है +1 कूलम्ब का एक आवेश, अगर उसको किसी बिंदु तक लाएंगे तो बिंदु तक लाने में जितना कार्य हमको करना पड़ेगा वही कार्य क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। मतलब कि V बराबर W/Q0, इसलिए इसका मात्रक बन जाएगा, W का हो गया जूल और Q का हो गया कूलम, जूल पर कूलम। लेकिन वोल्ट के सम्मान में इसको क्या कह दिया गया, वोल्ट कह दिया गया। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है, ये पूछ रहा है। सदिश कौन नहीं है, पूछा कब गया ये क्वेश्चन, बीपीएससी प्री री एग्जाम 2022 में जो हुआ था उसमें ये क्वेश्चन था।
पूछ रहा है सदिश कौन नहीं है, तो गति, वेग, बल आघूर्ण, टॉर्क, विस्थापन, और कह रहा उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो पूछ रहा है या उपरोक्त में से एक से अधिक सदिश राशि नहीं है। तो देखिए सदिश राशि यहाँ पे जो गति है, गति की जब बात करता है तो एक्चुअली ये दूरी वगैरह के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो ये राशि जो है ये क्या है, ये सदिश नहीं है, ये भी सदिश है, ये टॉर्क भी सदिश है। टॉर्क का मतलब जैसे किसी आप बोतल के ढक्कन को खोलते हैं तो वहां पे जो आप घूर्णन टाइप का बल लगाते हैं वो, और विस्थापन भी सदिश है। आइए अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या कहता है। कह रहा है भाई गति सदिश राशि नहीं है अपितु एक अदिश राशि है। असल में दूरी की बात हो रही है, क्योंकि इसमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, अन्य सभी विकल्प जैसे वेग, बल, आघूर्ण, विस्थापन सदिश राशि के उदाहरण होते हैं। अब फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है। यूपी आरओ एआरओ मेंस में ये क्वेश्चन पूछा गया 2014 में। सदिश पूछा है, समय अदिश राशि, चाल अदिश राशि, विस्थापन सदिश राशि और दूरी अदिश राशि। तो ये खत्म। अब एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्यों है ऐसा। विस्थापन एक सदिश राशि है क्योंकि इसे व्यक्त करने के लिए दिशा एवं परिमाण मतलब आंकिक मान की आवश्यकता होती है, तथा अन्य सभी विकल्प जैसे कि समय, चाल, दूरी अदिश राशि के उदाहरण होते हैं। अब आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है। बीपीएससी प्री 2019 में पूछा गया है। तो बल एक सदिश राशि है, दाब एक अदिश राशि है, और वेग सदिश राशि है, त्वरण सदिश राशि है। तो केवल एक ये ऐसी राशि है जो अदिश के रूप में है, तो इसलिए हमारा ये विकल्प ठीक हो जाएगा। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। दाब एक अदिश राशि है। अदिश राशियां वे राशियां हैं जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा की कोई आवश्यकता नहीं होती है। बाकी सब जो विकल्प हैं उसमें दिशा की सब में जरूरत पड़ती है, इसलिए बाकी सभी क्या है, सदिश राशियां हैं। इसका मतलब ये भी हो गया। अब कह रहा है बल का मात्रक पूछा, तो अभी हमने मात्रक और विमा पढ़े, अब वहां से एक क्वेश्चन आ गया। एमपीपीएससी में पूछा गया है 1990 में। बल का मात्रक होता है, तो बल होता है द्रव्यमान मल्टीप्लाई त्वरण। इसका मतलब एम ए, इसका मात्रक बनेगा केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखिए केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को ही क्या कह दिया जाता है, न्यूटन कह दिया जाता है। अगर ऐसा ही मात्रक पूछेगा तो न्यूटन, और अगर मान लीजिए सीजीएस मात्रक पूछेगा तो डायन होता है इसका। और इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या होता है, 10 की पावर 5 का, मतलब 1 न्यूटन में 10 की पावर 5 डायन सीजीएस में होते हैं। तो अभी यहाँ पे उसने सिंपल पूछा है तो आप सिंपल बता दीजिए न्यूटन होता है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं किस तरह से बता रहा है। बल का मात्रक न्यूटन होता है किसी वस्तु पर बल की डेफिनेशन बता रहा है, तो न्यूटन के पहले नियम से हमको बल की डेफिनेशन मिल जाती है कि भाई किसी भी चीज में अगर आप परिवर्तन करना चाहते हैं तो आपको बाहर से एक फैक्टर लगाना पड़ेगा। वो बाहरी फैक्टर ही क्या कहलाता है, बल कहलाता है। न्यूटन साहब ने क्योंकि बल की परिभाषा दी थी, तो उन्हीं के सम्मान में बल का जो मात्रक है उसको न्यूटन कह दिया जाता है। आगे अगर हम बात करें तो देखिए वैद्युत शक्ति की इकाई पूछ रहा है, तो कह रहा है भाई बीपीएससी प्री में पूछा गया है 2018 में, फिर इसी क्वेश्चन को 2019 में भी रिपीट कर दिया गया। तो वैद्युत शक्ति की इकाई है, पूछ रहा है एम्पियर है, कूलम्ब है, वोल्ट है, वाट है। अब इसके बारे में देखेंगे तो वैद्युत की इकाई या वैद्युत धारा की इकाई क्या होती है, एम्पियर होती है। शक्ति की इकाई की बात करेंगे तो शक्ति की इकाई पावर इक्वल क्या होता है, कार्य अपॉन टाइम, मतलब कि जूल अपॉन हो गया आपका सेकंड। और इसी चीज को रेस्पेक्ट में वाट के रेस्पेक्ट में क्या कह दिया जाता है, जेम्स वाट के रेस्पेक्ट में इसी को वाट कह दिया जाता है। अब आगे देखते हैं, वैद्युत शक्ति की इकाई वाट है, जिसे ऊर्जा के हस्तांतरण की दर के रूप में परिभाषित किया जाता है। बाकी हम देख चुके हैं। अब यहाँ पे एक फैक्ट की बात यह है कि जेम्स वाट साहब ने क्या किया कि अश्व शक्ति के रूप में इसको परिभाषित किया था, मतलब एक घोड़ा जितना काम कर लेता है, तो एक घोड़े की शक्ति उन्होंने मानी अपने इंजन को कंपेयर करने के लिए 746 वाट। आगे हम बात करते हैं, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित करना है। ये यूपी के यूडीए एग्जाम में 2001 में पूछा गया, उसके बाद पीसीएस में भी पूछा गया 2005 में, मतलब लगातार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ। एक तरफ भौतिक राशि दे रखी है, एक तरफ इनकी इकाई दे रखी है। मैच करने के लिए बोला जा रहा है आपसे कि त्वरण है, बल है, कृतकार्य है, आवेग है, इनको मैच करना है। जूल, न्यूटन सेकंड, न्यूटन और मीटर। तो भाई बल के बारे में हम जानते हैं कि न्यूटन के साथ मैच होता है। कार्य के बारे में जानते हैं, कार्य होता है
बल के साथ दूरी का गुणा या बल के साथ विस्थापन का गुणा। अब हम बात करें त्वरण की तो वो होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो ए मिल जाएगा यहाँ पे। कार्य की बात करें तो न्यूटन मीटर को ही जूल कहा जाता है। आवेग की बात करें तो ये जैसे किसी बैट के द्वारा धक्का लगाया जाता है उसके बारे में बात हो रही है। अब जो भी ऑप्शन मैच हो जाएगा उसको हम टिक कर देंगे। एक्सप्लेनेशन की बात करें तो देखिए क्या कह रहा है, सही सुमेलन क्या होगा, डी वाला हो जाएगा, ए 4 से मिल जाएगा, ये डी वाला जो ऑप्शन है ये यहाँ पे मैच कर जाएगा। ये कह रहा है त्वरण किसी गतिमान वस्तु के वेग में प्रति एकांक समय अंतराल में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है। मात्रक इसका क्या बन जाएगा भाई, ए का फॉर्मूला अगर देखेंगे तो ये होता है v अपॉन टी या डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी, इस तरीके से। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड, और 1 सेकंड का आपने और डिवाइड कर दिया तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा मात्रक बन जाएगा। बल को डिफाइन किया गया है एक ऐसी सदिश राशि के रूप में जिस राशि को आप अगर लगाते हैं तो किसी वस्तु की अवस्था मतलब या तो गति या उसकी स्थिति में परिवर्तन आ जाएगा, या फिर उनकी आकृति में परिवर्तन आ जाएगा, या परिवर्तन होने की कोशिश करी जाएगी। भाई अगर हमने मान लीजिए एक कोई चीज ली, हमने मान लीजिए एक बलून लिया, उस पर अगर बल लगाया तब तो आकृति में परिवर्तन आ गया, लेकिन अगर हम एलपीजी का सिलेंडर लेके उस पर बल लगाएं अपने हाथों से तो क्या उसकी आकृति में परिवर्तन आएगा, परिवर्तन आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है। इस तरह का बाहरी फैक्टर क्या कहलाता है, बल कहलाता है। इसको हमने न्यूटन के पहले नियम में जानेंगे, आगे भी इसके बारे में लगातार पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, मात्रक इसका न्यूटन साहब के सम्मान में न्यूटन होता है। आवेग बल तथा समय अंतराल के गुणनफल को बल का आवेग कहते हैं। आवेग को डिफाइन किया गया है यहाँ पे, जिसका मात्रक न्यूटन सेकंड होता है। जाहिर सी बात है कि बल और समय अंतराल का मल्टीप्लाई करेंगे, बल का और समय का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मात्रक हो गया न्यूटन और इसका मात्रक हो जाएगा सेकंड। अब कार्य किसी पिंड पर आरोपित बल द्वारा वस्तु को अपने स्थान से विस्थापित करना क्या कहलाता है, कार्य कहलाता है। कार्य की डेफिनेशन यहाँ पे दी गई है और इसका मात्रक क्या बन जाएगा, जूल, या तो आप कह दीजिए कि न्यूटन मीटर होता है या जूल होता है। अब आगे देखेंगे, कह रहा काल कार्य का मात्रक क्या है, तो हमने अभी देखा था कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। बाकी ऑप्शन पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ी। प्रश्न पूछा गया था यूपीपीएससी प्री 1996 में। आगे अगर हम देखें तो हमको समझ में आता है कि ऑप्शन ए को ये बता रहा है, कह रहा है कार्य का मात्रक जूल होता है और उसके द्वारा कृत कार्य क्या होता है, बल के परिमाण और उत्पन्न बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल के रूप में इसको मापा जाता है। कुल मिला के आपको अभी यहाँ पे जो ध्यान देने की चीज है बस इतना याद रखिए कि कार्य नाम की जो भी चीज है वो बल और बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल को इंगित करती है। निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है, विमाहीन या आप कह सकते हैं ऐसी राशि आपको बतानी है इन ऑप्शनों में से चुन करके जिसकी कोई विमा नहीं है, कोई मात्रक नहीं है। ये बीपीएससी प्री 2019 में पूछा गया है। प्रतिबल का कह रहा है, विकृति का कह रहा है, बल का कह रहा है, दाब कह रहा है। प्रतिबल क्या होता है भाई, एक तरह का दाब ही होता है, मतलब फोर्स अपॉन एरिया, क्षेत्रफल में क्षेत्रफल का डिवाइड अगर बल में करते हैं तो प्रतिबल मिल जाता है। दाब का भी बिल्कुल यही फॉर्मूला, इनके तो मात्रक है, पास्कल है इनके मात्रक या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है इनके मात्रक। पर बल की बात करेंगे तो न्यूटन इसका मात्रक है। विकृति का मतलब होता है सापेक्ष परिवर्तन, मतलब डेल्टा एल अपॉन एल या डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, इसलिए इसका ना तो कोई मात्रक ना ही इसकी कोई विमा। आगे एक्सप्लेनेशन में फिर इसी चीज को देखते हैं। विकृति का कोई मात्रक नहीं होता है क्योंकि एक अनुपात है, अर्थात एक शुद्ध राशि होती है और लंबाई में होने वाली वृद्धि तथा प्रारंभिक लंबाई के अनुपात को विकृति कहते हैं। इसको आप लंबाई के हिसाब से नाप सकते हैं, क्षेत्रफल के हिसाब से नाप सकते हैं, वॉल्यूम के हिसाब से नाप सकते हैं, या फिर आप इसको एंगल के हिसाब से नाप सकते हैं। इस तरीके से विभिन्न विभिन्न आधारों पर इसको मापा जाता है। लेकिन जब हम आगे पढ़ेंगे विकृति और प्रतिबल के बीच में रिलेशन, तो जो क्षेत्रफल वाला मैटर है उसको वहां पे हम कंसीडर नहीं करते हैं। विकृति कहीं भी हो सकती है, विकृति मतलब चेंज, विद रेस्पेक्ट चेंज। अब आगे हम बात करें तो जूल के बारे में हम बात करेंगे। तो जूल क्या है, जूल संबंधित है ऊर्जा से उसी प्रकार जैसे पास्कल संबंधित है किससे, एमपीपीसीएस में 2019 में पूछा गया, फिर छत्तीसगढ़ पीसीएस में 2015 में पूछ दिया गया। वही क्वेश्चन सेम टू सेम रिपीट, आयतन से, घनत्व से, दाब से और शुद्धता से। जूल ऊर्जा का मात्रक है तो पास्कल दाब का मात्रक है। अभी हमने थोड़ी देर पहले इस चीज को देखा था, तो ये क्वेश्चन भी हो जाता है। किसी प्रश्न के एकांक क्षेत्रफल पर समान रूप से लगने वाले अभिलंबवत बल को पृष्ठ पर पड़ने वाला दाब कहते हैं, अर्थात दाब बराबर अभिलंबवत बल बटे क्षेत्रफल।
पास्कल, पास्कल इसका मात्रक होता है, 1 पास्कल 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के समतुल्य होता है। इसके अतिरिक्त आयतन को मीटर की घात 3 और घनत्व को किलोग्राम पर मीटर क्यूब में मापा जाता है, जबकि शुद्धता एक अस्पष्ट विकल्प है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। दाब की इकाई क्या है? तो अभी हमने पढ़ा था कि दाब क्या है। दाब होता है अगर आप बल में एरिया का डिवाइड कर देंगे तो फिर क्या हो जाएगा। अब भाई ये हो गया आपका प्रेशर, इसमें आपने क्या किया, फोर्स में एरिया का डिवाइड कर दिया, तो ये बन गया आपका न्यूटन और ये बन गया मीटर स्क्वायर। क्योंकि एरिया क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई या फिर लंबाई गुना लंबाई, इस तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हैं। हमने अभी भी बात करी थी कि यहाँ फिजिक्स में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई, या आप बात करें परिधि, परिमाप या फिर व्यास की बात करें, इन सबका एक ही मतलब है। यहाँ पे विस्थापन कहें, दूरी कहें, इन सबका एक ही मतलब है, लंबाई। तो यहाँ पे इसका मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आपको जहां कहीं भी ऑप्शन में दिखता है वही हमारा सही हो जाएगा, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। चलिए अब देखते हैं इसको क्या कहता है। दाब की इकाई न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होती है, जिसे 1 पास्कल भी कह देते हैं। तो पास्कल साहब ने नियम दिए, उनको भी हम देखेंगे आगे चल के, पास्कल के नियमों को, उसी के आधार पर उनके सम्मान में ये मान रख दिया गया। ये कह रहा है 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब किसके समतुल्य है, 0.1 बार के, 1.0 बार के, 10 बार के या फिर 100 बार के। अब देखिए इसका एक्सप्लेनेशन क्या कहता है। ये कह रहा है 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर दाब 1 बार के बराबर होता है। एक डाइन बराबर 1.02 इंटू 10 की पावर -6 किलोग्राम, एक बार बराबर 10 की पावर 6 डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, इसलिए एक बार बराबर 1.02 इंटू 10 की पावर -6, और इसमें फिर +6 का मल्टीप्लाई कर दिया गया, ये आपस में एक दूसरे से खत्म हो जाएंगे, इसलिए इतना बचेगा। ये एक्चुअली बार क्या है, बार है जो पर्यावरण का या कहिए हवा का जो दबाव हमारे ऊपर पड़ता है उसका जो दाब है मीजर किया जाता है, बैरोमीटर नाम का एक यंत्र होता है उसके द्वारा, और उसकी जो इकाई होती है वो बार होती है। ठीक है, तो अगर इसको हम रिप्रेजेंट करना चाहें तो ये जो एक बार है इसको हम एक वायुमंडलीय दाब या एक एटीएम या एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कह सकते हैं। अन्य इकाई के रूप में बात करें तो टार भी एक इकाई होती है। वायुमंडलीय दाब की इकाई क्या है, तो बार, अभी तो हमने बात करी इसके बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। पारिस्थितिक या वायुमंडलीय दाब की इकाई बार है। पृथ्वी के चारों ओर गैसों का आवरण होता है और उसके द्वारा आरोपित दाब को हम क्या कहते हैं, वायुमंडलीय दाब या पारिस्थितिक दाब या एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। पृथ्वी की सतह पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 45 डिग्री अक्षांश, क्योंकि देखिए पृथ्वी इस तरीके से है, तो भैया पृथ्वी में ये कहलाता है 0 पॉइंट जिसको हम कहते हैं भूमध्य रेखा, ये कहलाता है 90 डिग्री जिसको कहते हैं ध्रुव। अब इन दोनों का औसत, अगर आपको किसी चीज का औसत लेना है तो उन दोनों को जोड़ के आधा कर दीजिए, तो इनका औसत क्या हो जाएगा, 45 डिग्री। इसलिए 45 डिग्री अक्षांश यहाँ पे लिया गया है। समुद्र तल पर प्रामाणिक वायुदाब लगभग 1.013 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, जिसे एक बार कहा जाता है। अभी हमने पीछे ही देखा था। ऐसा यूनिटों में से कौन सी सही सुमेलित नहीं है, और पूछा कब गया, यूपी लोअर सबऑर्डिनेट का एग्जाम हुआ पीटी का 2013 में, उसमें इस क्वेश्चन को पूछा गया। तो था कार्य का मात्रक जूल होता है, भाई ये तो बिल्कुल सही बात है। बल का मात्रक न्यूटन होता है, हाँ जी। कह रहा है द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन दाब का मात्रक क्या होता है, दाब का मात्रक बार, टार या वायुमंडलीय दाब या 76 सेंटीमीटर पारे का स्तंभ या सिर्फ पारे का स्तंभ, उस रूप में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डाइन मात्रक मैंने अभी आपको बताया था किसका मात्रक होता है, बल का सीजीएस मात्रक होता है ये, तो ये मैच नहीं करता। आगे हम देखेंगे इसका एक्सप्लेनेशन। तो कह रहा है डी वाला ऑप्शन सही है, दाब डाइन वाला जो रिलेशन है वो ठीक नहीं है। क्यों, क्योंकि डाइन सीजीएस में बल का मात्रक होता है। और एसआई की बात करें तो एसआई मात्रक जूल होता है कार्य का, बल का एसआई मात्रक न्यूटन, द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम। ये हम ऑलरेडी कई बार देख चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यूपी पीएससी प्री में 2022 में पूछा गया, रिसेंट का क्वेश्चन है। एक तरफ मात्रा दे रखी है, एक तरफ उनके एसआई मात्रक दे रखे हैं। कह रहा है दाब का मात्रक किसके साथ मिलाएंगे, भाई ये तो बिल्कुल सही बात है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल। कह रहा है लेंस की क्षमता, उसको डायोप्टर में या प्रति मीटर, जैसे 1/f से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, डायोप्टर या क्षमता को, पी को। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, 1, और नीचे हो जाएगा आपका मीटर, तो प्रति मीटर या मीटर की पावर -1, इसी को डायोप्टर भी कह देते हैं। इसका मतलब ये भी सही है।
ऊष्मा ऊष्मा ऊर्जा का ही एक रूप है, इसलिए इसका मात्रक जूल भी सही हो जाएगा। कह रहा है रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता क्यूरी। क्यूरी भी ठीक है, लेकिन इसके लिए बैकरल शब्द ज्यादा ठीक रहता है। अब देखिए आते हैं एक्सप्लेनेशन पर। कह रहा है कि ये सही नहीं है, क्योंकि रेडियो एक्टिव पदार्थों की सक्रियता का ऐसा ही मात्रक बैकरल होता है। ऐसा ही पूछेगा तो बैकरल है, बाकी नॉर्मल पूछेगा तो क्यूरी होता है, रदरफोर्ड भी इसका एक मात्रक होता है। हमने कहा कि देखो मात्रक तो है, लेकिन अगर प्रॉपर पूछ रहा है तो फिर आपको बैकरल करना पड़ेगा। जिसे रेडियो एक्टिव की जिसने खोज करी उसका नाम था हेनरी बैकरल। तो बैकरल साहब के सम्मान में क्या कर दिया गया, इसको बैकरल कह दिया गया। अब क्योंकि इस मामले में क्यूरी ने भी काम किया था, तो इसका एक मात्रक क्यूरी भी होता है, दाब का ऐसा एक मात्रक पास्कल, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में किसकी इकाई की मात्रा समान होती है? गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण, विशिष्ट गुरुत्व, घनत्व और दाब। किसकी इकाई की मात्रा समान होती है? इसका चलिए एक बार देखते हैं इसका क्या एक्सप्लेनेशन दे रखा है। देखिए, इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में विशिष्ट गुरुत्व स्पेसिफिक ग्रेविटी की इकाई की मात्रा समान होती है, क्योंकि इसका कोई मात्रक नहीं होता है। इकाई की मात्रा समान होती है। देखिए, क्लिष्ट भाषा जब आ जाती है तो वहां पे क्वेश्चन फंस जाता है। यहां पे होना चाहिए कि भाई किसका मात्रक नहीं है या किसका नहीं है, किसकी विमा, ऐसे करके पूछना चाहिए। लेकिन अब इसने कह रहा है समस्त व्यवस्थाओं में, देखिए क्वेश्चन फिर से देखिए, समस्त व्यवस्थाओं में किसकी इकाई की मात्रा समान होती है। अब समान किसकी है, किसके साथ समानता पूछ रहा है, ये इसमें कहीं भी स्पष्ट नहीं किया गया है। ये एमपी पीएससी प्री का क्वेश्चन है 2009 का। इस तरह के क्वेश्चन भी, अब देखिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको देखने का यही फायदा है। आपको इस तरह के क्वेश्चन भी मिल जाएंगे जिनमें आप श्योरिटी के साथ कैसे कहेंगे इसमें किसके साथ समानता। लेकिन फिर जब आप एक बार एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि समानता की बात कहां कर रहा है ये, क्योंकि इसका कोई मात्रक नहीं है, अर्थात ये उसकी बात कर रहा है किसी पदार्थ के घनत्व व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल के घनत्व के अनुपात को पदार्थ का विशिष्ट गुरुत्व या आपेक्षिक घनत्व या रिलेटिव डेंसिटी कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण, त्वरण कोई भी हो, किसी के भी कारण हो, उसका मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही होगा। दाब का मात्रक हमेशा पास्कल ही होगा। घनत्व का वही किलोग्राम पर मीटर क्यूब होगा, या अगर इसको बात करेंगे सीजीएस में तो क्या हो जाएगा, ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा। हर्ट्ज में क्या मापा जाता है? बीपीएससी में पूछा गया, लगातार रिपीट हुआ 18 में फिर 19 में। हर्ट्ज के द्वारा आवृत्ति मापी जाती है। आवृत्ति को कहा जाता है जैसे एक सेकंड में होने वाले कंपनों की संख्या, तो इसका मात्रक प्रति सेकंड बनता है। हर्ट्ज साहब को सम्मान देने के लिए इसको आवृत्ति कह दिया गया। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। हर्ट्ज में आवृत्ति को मापा जाता है, माध्यम का कोई कण एक सेकंड में जितने कंपन वाइब्रेशन करता है उस संख्या को उसकी आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी कहते हैं। आगे चलिए देखते हैं। आगे क्वेश्चन है, चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई है। एमपीपीसीएस 1993 में पूछा गया, वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई को पूछा गया था, तो ये होती है हमारी ओम। चालक में देखिए वैद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है, ओम है, लेकिन अभी जो ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से ओम है, लेकिन बाद में क्या किया गया, आयोग ने इसको फिर स्टार कर दिया गया, माना नहीं गया। एक्चुअली ये वैद्युत प्रतिरोधकता रेजिस्टेंस है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है रो एल अपॉन एरिया। वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या बनेगी, ओम मीटर बन जाएगी, इसलिए ओम मीटर इसकी इकाई बन जाती है। यहाँ पदार्थ का क्या है, ये वैद्युत प्रतिरोध है। पदार्थ के टुकड़े की धारा की दिशा में लंबाई है, धारा की दिशा के लंबवत पदार्थ का क्षेत्रफल है। दिए गए विकल्पों में से फैरड जो है वो धारिता का मात्रक है। धारिता जैसे आपने कैपेसिटर देखा होगा, पंखे के ऊपर एक चीज लगी रहती है सेल टाइप की, वो चीज होती है जिसमें एनर्जी को स्टोर किया जाता है छोटे समय के लिए, कम टाइम के लिए, उसका मात्रक फैरड होता है। वोल्ट वैद्युत विभवांतर का, एम्पियर वैद्युत धारा का, और ओम क्या है, वैद्युत प्रतिरोध का मात्रक है। इसलिए इस क्वेश्चन को फिर क्या कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया। पास्कल की बात करें तो पास्कल क्या है, आर्द्रता, दाब, वर्षा या तापमान, इसमें से किसकी इकाई है? ये उत्तराखंड पीसीएस में 2002 में पूछा गया था। तो पास्कल दाब की इकाई होती है। ऑलरेडी हम कई बार इस चीज को अभी भी बोल चुके हैं। तो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है? ऊष्मा की इकाई नहीं है ये कह रहा है। देखो, कैलोरी, किलो कैलोरी, तो इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन तो गए। किलो जूल, जूल ऊष्मा की या ऊर्जा की इकाई है, ऊष्मा भी एक तरह की ऊर्जा, इसका मतलब ये तीन ऑप्शन गए। वाट की बात करें तो वाट होती है पावर की इकाई, इसलिए ये नहीं होगी।
वाट ऊष्मा की इकाई नहीं है, क्योंकि अभी हमने बात करी थी ये किसकी है, शक्ति का एसआई मात्रक है। ऊष्मा क्या है, ऊर्जा का वह रूप है जिसका रूपांतरण दो या दो से अधिक निकायों के बीच अथवा किसी निकाय अथवा उसके परिवेश के बीच तापांतर के कारण होता है। मतलब एक तरफ आप टेम्परेचर को बढ़ा देंगे, दूसरी तरफ टेम्परेचर कम रहेगा, तो ज्यादा टेम्परेचर से ऊष्मा हमेशा निम्न ताप की तरफ बहती है, लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो होती है। इसको ऊष्मागतिकी का शून्यवां नियम भी कहा जाता है। एक कैलोरी की बात करें तो ये 4.18 जूल, या एक जूल की बात करें तो 10 की पावर 7 अर्ग के बराबर होता है। हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, एक न्यूटन होता है हमारा 10 की पावर 5 डायन के बराबर। आगे बात करते हैं, एम्पियर क्या मापने के काम आता है? तो भाई एम्पियर का काम है विद्युत धारा का मापन करना। ये छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। इसकी बात करेंगे तो ये विद्युत धारा मापने की इकाई है, वोल्टेज के द्वारा वोल्टेज को वोल्ट में और प्रतिरोध को ओम में मेजर किया जाता है। शक्ति का मात्रक वाट है, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ओम मीटर किसका मात्रक है? अभी तो पढ़ा था हमने, प्रतिरोधकता का मात्रक पढ़ा था। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, चल तत्व का मात्रक मोह हो जाता है और आवेश का मात्रक कूलम्ब हो जाता है। ओम मीटर प्रतिरोधकता का मात्रक है। किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता उस पदार्थ के 1 मीटर लंबे तथा 1 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले तार के प्रतिरोध के बराबर होती है। प्रतिरोधकता का मतलब ये हो गया कि भाई तार लंबा होता चला जाएगा तो उसके साथ एक रिलेशन होगा, प्रतिरोधकता कम होती चली जाएगी। तार अगर मोटा होता चला जाएगा तो प्रतिरोधकता बढ़ती चली जाएगी। ये बस बात कहने की कोशिश करी जा रही है इसका। इसलिए इस फॉर्मूले से अगर देखेंगे तो इसका मात्रक आएगा, आर का मात्रक ओम, ए का मात्रक मीटर स्क्वायर और लंबाई का मात्रक मीटर, इसलिए ओम मीटर इसका मात्रक होता है। भारत में मीट्रिक प्रणाली कब प्रारंभ की गई? कह रहा है 1/10/1958 को एमबीपीसीएस प्री 1999 में, 2/10/1956 को, 1/4/1957 को, 1/1/1958 को। तो ये मीट्रिक प्रणाली की बात करें तो भारत में 1/4/1957 को ये शुरू करी गई थी, इसको स्वीकार किया गया था। मतलब भारत ने क्या कर दिया, भारत में बहुत सारे सिस्टम चल रहे थे, जैसे वजन को नापने के लिए चल रहा था या द्रव्यमान को मेजर करने के लिए चल रहा था एक सिस्टम, मन कहा जाता है। और 40 मन को मिला के सॉरी शेर की प्रणाली चल रही थी, 40 शेर को मिला के एक मन बना करता था। लंबाई को मापने के लिए कोस और योजन चला करते थे, उन सबको भारत ने ड्रॉप कर दिया। पैसों सहित, पैसों में भी नया पैसा आना, इस तरह की चीजें चलती थी, तो उसमें पैसे को यूनिट मान लिया गया। इस तरह से पूरी 10 के बेस पर एक इकाई मान ली गई जिसको मीट्रिक प्रणाली कहा जाता है। मतलब 0 से लेके 9 कुल मिला के अंक हो गए 10। इस आधार पर जिसमें 10 की घातों के रूप में चीजों को व्यक्त किया जा सके, उस प्रणाली को अपना लिया गया। इसमें लंबाई, द्रव्यमान, समय को क्रमशः मीटर, किलोग्राम और सेकंड में नापते हैं। बाद में यही एसआई बन गई और एसआई का 1971 के, अब जो एसआई बनी, पहले हमने एमकेएस को अपनाया, अब एमकेएस किस में कन्वर्ट हो गया, एसआई में कन्वर्ट हो गया 1971 में। तो मापतौल के महासम्मेलन के पश्चात प्रकाश में आई, तब से यह पद्धति अंतरराष्ट्रीय मापतौल सम्मेलन के द्वारा समय समय पर की जाने वाली संस्तुतियों पर आधारित है। बीच बीच में इसमें सुधार होता रहता है, आगे हम इसमें देखेंगे भी जो भी सुधार हुए हैं इसमें। तो इसमें होता क्या है कि जब जैसे अभी 2022 में कुछ परिभाषाओं को चेंज कर दिया गया है, लंबाई वगैरह की जो प्लेटिनम इरिडियम के आधार पर जो डेफिनेशंस थी उनमें चेंज लाया गया है। तो बार बार इसमें चेंज भी आता रहता है, सुधार होता रहता है। तो भारत ने अपना लिया था इसको 1 अप्रैल 1957 में, लेकिन ये तब एमकेएस के नाम से जानी जाती थी और डेसिमल सिस्टम पे ये आधारित थी। इसको मीट्रिक प्रणाली भी कहा जाता है। और फिर बाद में ये एसआई में कब कन्वर्ट हो गई, बाद में फिर ये 1971 में एसआई बन गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जो हमारा कंपैरेटिव स्टडी के लिए बात करें तो इसमें फिजिक्स में कुछ प्रीफिक्स है या कुछ स्टैंडर्ड वाली यूनिट्स हैं। जैसे लंबाई के लिए प्रयोगात्मक मानकों की बात करें या मात्रकों की बात करें तो 1 एंगस्ट्रॉम की बात करें तो ये 10 की पावर -10 मीटर होता है, या फिर ये 10 की पावर -8 सेंटीमीटर के बराबर इसको कह सकते हैं, क्योंकि 1 मीटर में कितने होते हैं, 10 की पावर 2 या 100 सेंटीमीटर होते हैं। इस तरीके से एक नैनोमीटर में 10 की पावर -9 मीटर होते हैं, इसे 10 की पावर -7 सेंटीमीटर भी कह सकते हैं। एक माइक्रोमीटर की या एक माइक्रोन की बात करें तो 10 की पावर -6 मीटर इसमें होते हैं। और फिर से इसमें अगर 100 का गुणा कर देंगे तो 10 की पावर -4 हो जाएगा। इसी तरीके से एक मिलीमीटर में 10 की पावर -3, एक सेंटीमीटर में 10 की पावर -2, एक
किलोमीटर में, किलो का मतलब होता है 1000, तो इसलिए 10 की पावर +3। टेरामीटर की बात करें तो 10 की पावर +12। फर्मी की बात करें तो 10 की पावर -15। एक प्रकाश वर्ष की बात करें तो प्रकाश वर्ष का मतलब होता है एक साल में प्रकाश जितनी दूरी तय करता है उसे एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। लेकिन प्रकाश एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर या 3 गुना 10 की पावर 8 मीटर चल लेता है एक सेकंड के अंदर अंदर। इसलिए अब इसको टोटल को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9.46 इंटू 10 की पावर 15 आता है। अगर एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की बात करें तो ये 1.5 इंटू 10 की पावर 11 मीटर आता है। ये असल में वो दूरी है जो, इसको 15 करोड़ कह दीजिए आप, 15 करोड़ किलोमीटर, ये असल में वो दूरी है जो पृथ्वी और सूरज के बीच में है। पृथ्वी और सूरज के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? खगोलीय यूनिट या एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। एक पार्सेक की बात करें तो ये 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आपको याद रखना है 3.083 इंटू 10 की पावर 16 मीटर। एक मील में 1760 गज होते हैं, यानी कि 1.6 किलोमीटर होते हैं। एक इंच में 0.0254 मीटर होते हैं। एक फुट की बात करें तो 12 इंच होते हैं। मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो एक फुट में 0.3048 मीटर होते हैं। एक गज की बात करें तो 3 फुट होते हैं एक गज में, यानी कि 0.9144 मीटर होते हैं। एक सेंटीमीटर की बात करें तो एक सेंटीमीटर में 0.39 इंच होते हैं। अब देखिए आगे, अब ये कह रहा है प्रयोगात्मक मात्रक, तो द्रव्यमान के कुछ प्रयोगात्मक मात्रकों की बात कर रहा है। जैसे एक ग्राम में 10 की पावर -3 किलोग्राम होते हैं। इसी तरीके से एक डेसीग्राम में 10 की पावर -4 किलोग्राम, या एक सेंटीग्राम में, इसके अलावा देखिए 10 की पावर -4 किलोग्राम जब कह रहा है तो इसका मतलब 10 की पावर -1 ग्राम के बारे में बात कर रहा है। क्यों? क्योंकि 1 किलोग्राम में 10 की पावर 3 मतलब 1000 ग्राम होते हैं। अब इधर हम बात करते हैं एक मिलीग्राम की, तो 10 की पावर -6 किलोग्राम या 10 की पावर -3 ग्राम। एक माइक्रोग्राम की बात करें तो 10 की पावर -9 किलोग्राम। एक नैनोग्राम की बात करें तो 10 की पावर -12 किलोग्राम। किलोग्राम में अगर कन्वर्ट करा, असल में माइक्रो का मतलब होता है 10 की पावर 6। आप ये वाली चीज याद रखिए, ग्राम वाली, अदरवाइज उसमें क्या होगा, याद करने में थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा। तो एक डेसीग्राम बराबर 10 की पावर -1 ग्राम। एक सेंटीमीटर 10 की पावर -2 ग्राम। एक मिली 10 की पावर 3। मिली जहां भी वर्ड लगेगा उसका मतलब 10 की पावर 3 ही होता है। माइक्रो का मतलब 10 की पावर -6 होता है। नैनो का मतलब होता है 10 की पावर 9। तो नैनो ग्राम लग जाए, नैनो सेकंड लग जाए, कहीं भी हो, नैनो का मतलब ही ये होता है, प्रीफिक्स होते हैं। तो आप इनको याद रखिएगा ताकि आपको फिर ये क्या होंगे, बस आप उस करना क्या है आपको, जब ग्राम से किलोग्राम में बदलेंगे तो -3 का मल्टीप्लाई बार बार करते चले जाएंगे। एक पिको की बात करें तो पिको में 10 की पावर -12 होता है, इसलिए एक पिकोग्राम में 10 की पावर -12 ग्राम हो जाएंगे। एक क्विंटल में 100 किलो होते हैं। एक मीट्रिक टन में 1000 किलो होते हैं। एक मेगाग्राम में 10 की पावर 3 किलोग्राम होते हैं। और एक स्लग की बात करें तो ये थोड़ा सा नया मात्रक आपको लगेगा, तो इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान से याद कर लीजिए। ये 14.5 किलो के लगभग बराबर होता है, या कहिए 14.57 किलोग्राम के बराबर एक स्लग होता है। प्रयोगात्मक मात्रों में समय के मात्रकों की बात करेंगे तो भैया पिको सेकंड की जब भी बात होगी, हमने अभी भी कहा था पिको का मतलब होता है 10 की पावर -12, चाहे वो कहीं भी क्यों ना लगा हो। पिको सेकंड में कितने होंगे? 10 की पावर -12। नैनो का मतलब 10 की पावर -9 होता है। माइक्रो का मतलब 10 की पावर -6 होता है। मिली का मतलब 10 की पावर -3 होता है। एक मिनट में होते हैं 60 सेकंड, एक घंटे में होते हैं 60 मिनट, और इन दोनों का फिर मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3600 सेकंड एक घंटे में हो जाते हैं। एक दिन में कुल 24 घंटे होते हैं और उसमें बनते हैं कितने? 1440 मिनट। इनको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 46,400 सेकंड ये बन जाएंगे। लेकिन यहाँ पे ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, इसलिए इस तरह का जो डाटा है उसको अगर आप याद कर लेंगे तो आपके लिए आसानी रहेगी एमसीक्यू को सॉल्व करने में। अगर हम बात करेंगे एक सेक की, तो एक सेक में 10 की पावर -8 सेकंड होते हैं। व्यवहारिक मात्रकों की बात करेंगे जो प्रयोग में ली, प्रयोगात्मक का मतलब जिनको हम रियल लाइफ में प्रयोग में ले रहे हैं। तो ये है एक बैरल। बैरल में जैसे आपने देखा होगा पेट्रोलियम वगैरह बैरल में ही यूज किया जाता है। तो एक बैरल में होते हैं 1 पॉइंट, सॉरी
158.9871 लीटर। एक पास्कल में होते हैं 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एक बार में होते हैं 1.01 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल या एक वायुमंडलीय दाब। इसके बारे में हमने थोड़ी देर पहले चर्चा करी थी। 1 किलोवाट में हो जाते हैं 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। अश्व शक्ति में 746 वाट, एक मेगावाट में 10 की पावर 6 वाट होते हैं। एक नॉटिकल मील में 1.852 किलोमीटर होते हैं। एक नॉट होता है, एक समुद्री मील प्रति घंटा को एक नॉट कहा जाता है। एक बाइट होती है कंप्यूटर की मेमोरी का बहुत ही छोटा पार्ट, अर्थात ये बाइट क्या है, ये होती है 8 बिट के बराबर। और बिट क्या है, 0 1 के रूप में वो संग्रहित करता है ना सूचनाओं को। इस एक को या 0 को एक बार में एक बिट कहा जाएगा। तो इस तरह के 8 0 1, 8 बार अगर 0 0 0 या 8 बार 1 1 या 0 0 1 1, इस तरीके से 8 8 का कॉम्बिनेशन बना लेंगे तो बाइट बाइट कहेंगे। असल में है क्या, ये कंप्यूटर की मेमोरी है। मैक की बात करें तो अति तीव्र चाल मापने की इकाई है। मैक क्या है, किसी भी चीज की चाल में अगर हम ध्वनि की चाल का भाग दे देंगे तो उसे एक मैक कहेंगे हम। रिक्टर पैमाने की बात करें तो भूकंपीय तरंगों की तीव्रता मापने में इसका प्रयोग होता है। डेसिबल की बात करें तो ध्वनि की तीव्रता मापने की ये इकाई है। और डॉप्सन की बात करें तो ओजोन की मात्रा में प्रयुक्त इकाई है, या ये कहिए कि ओजोन की परत है पृथ्वी के चारों तरफ, उसकी क्या मोटाई है उसको मेजर करने में इसका प्रयोग किया जाता है। क्यूसेक की बात करें तो क्यूबिक फीट प्रति सेकंड का ये संक्षिप्त रूप है। अर्थात सामान्य तौर से आपने जब सुना होगा, जब डैम से या किसी बांध से पानी को छोड़ा जाता है तो क्यूसेक का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए इसके आधार पर जो प्रश्न बनेंगे उनको हम देखते हैं। 2021 में एक प्रश्न बना, खगोलीय दूरियां प्रकाश वर्ष में मापे जाने का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है। कह रहा है तार के पिंडों के बीच की दूरियां परिवर्तित नहीं होती हैं, क्या ये कारण है। या तार के पिंडों का गुरुत्व परिवर्तित नहीं होता, क्या ये कारण है। प्रकाश सदैव सीधी रेखा में यात्रा करता है, क्या ये कारण है। और प्रकाश की गति सदैव एक समान होती है, ये कारण है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो कह रहा है कि खगोलीय दूरियां प्रकाश वर्ष में मापे जाने का उपयुक्त कारण विकल्प डी से संबंधित है। प्रकाश की गति सदैव एक समान होती है। प्रकाश की गति एक समान होती है, इसलिए प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। एक्चुअली है क्या कि देखिए, सब चीजों की जैसे जो बेसिक फिजिक्स है उसमें ये माना जाता है, न्यूटन साहब ने ये माना कि ना लंबाई चेंज होगी, ना द्रव्यमान चेंज होगा, और ना ही चेंज होगा समय। लेकिन जब कोई चीज प्रकाश की गति से चलने लग जाती है तो बाकी सारी चीजें चेंज हो जाती है। लंबाई कम हो जाती है, द्रव्यमान बढ़ जाता है, और टाइम भी रुकने लगता है। तो वैसी कंडीशन में अगर मान लीजिए प्रकाश बहुत लंबी दूरियों को मेजर करना है, जैसे कि हम बात करते हैं प्रोक्सिमा सेंचुरी की, या इससे भी और दूर दूर की अगर हम बात करने लग जाएं, तो वैसी कंडीशन में सारी चीजें विचलन शो करती हैं, लेकिन प्रकाश हमेशा क्या रहता है, फिक्स रहता है। इस वजह से उसको मेजर किया जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है। माइक्रोन, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम, फर्मीमीटर। 10 की पावर -15। अब देखेंगे 10 की पावर -15, फर्मी का मतलब ही 10 की पावर माइनस होता है। माइक्रो का मतलब या माइक्रोन का मतलब ही 10 की पावर -6 होता है। नैनो का मतलब 10 की पावर -9, और एंगस्ट्रॉम का मतलब 10 की पावर -10 होता है। आगे देखेंगे, एंगस्ट्रॉम इकाई है, बीपीएससी में पूछा गया 2018 में, किसकी। तरंग दैर्ध्य की, आवृत्ति की, ऊर्जा की, वेग की। और फिर एक ऑप्शन बिहार में खास तौर से ये आता है कि अगर एक से कोई ज्यादा विकल्प है तो आप इसको लगा दीजिए, या कोई भी अगर नहीं है तो भी इसको लगा दीजिए। तो ये तरंग दैर्ध्य की इकाई होती है, इसको देखते हैं। एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य की इकाई है माध्यम के किसी भी कण के एक पूरे कंपन के समय। ठीक है, तो बीच बीच में क्या करिए कि वीडियो को आप अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप हो या जो भी आपका मान लीजिए कि स्टेटस हो, उस पर शेयर करते रहिए, दोस्तों को बताइए, इसके बारे में इंफॉर्मेशन दीजिए उनको भी, क्योंकि बाकी सारे लोग भी इससे लाभान्वित हो सके। आप खुद भी जुड़िए और दूसरे लोगों को भी इस तरह से एनकरेज करिए ताकि वो हमसे जुड़ सकें। हम लोग भी आपके साथ पूरी तरह से मेहनत कर रहे हैं और इसी तरीके से आगे भी मेहनत करते रहेंगे। और जब आपका मेंस होगा उससे पहले हम साइंस का पूरा इसी तरीके से आपको एक स्टेप बाय स्टेप करा देंगे, तो उसकी आप टेंशन मत लीजिए, बस टाइम से आप हमसे जुड़ जाइए। देखिए, तो ये क्या करा, एक पूरे कंपन के समय में तरंग जितनी दूरी चलती है उसको तरंग दैर्ध्य कहते हैं। आप आसान भाषा में इसको ऐसे समझ लीजिए, तरंग चल रही है ऐसे करके, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको सरंग कहते हैं, दूसरा जो हिस्सा होगा इसको भी सरंग कहेंगे। एक सरंग से लेकर के दूसरे सरंग के बीच की जो सीधी सीधी दूरी है उसको क्या कहते हैं,
तरंग दैर्ध्य कहते हैं। इसको गर्त कहते हैं, ये गड्ढा है, ये भी गर्त है। एक गर्त से दूसरे गर्त के बीच की सीधी दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। तरंग जहां से स्टार्ट हुई और फिर जहां पे तरंग का एंड होगा यहाँ पे, उसको भी तरंग दैर्ध्य ही कहा जाता है। कुल मिला के एक सरंग से दूसरे सरंग की दूरी तरंग दैर्ध्य कहलाती है। आगे क्वेश्चन, एक नैनोमीटर का मान निम्नलिखित में से कौन सा है? नैनो का मतलब 10⁻⁹ होता है, लेकिन वो मीटर में होता है। मीटर है तो मीटर आंसर होना चाहिए। सेंटीमीटर कह रहा है, इसका मतलब 10⁻⁹ होता है, लेकिन एक मीटर में 10⁻², सेंटीमीटर हो जाते हैं, इसलिए मान क्या हो जाएगा? 10⁻⁷। फिर कह रहा है 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी? भाई आईएएस प्री में पूछा गया 2008 में, तो पहले फीट को हम कर लेंगे मीटर में कन्वर्ट, फिर उस मीटर को नैनोमीटर में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक, तो अब इसकी बात करें तो आगे हम देखेंगे इसका जो एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई 183 गुणा 10⁻⁷ नैनोमीटर द्वारा व्यक्त की जाएगी। क्यों? क्योंकि एक मीटर में होते हैं 0.305 मीटर। फिर इसमें क्या, इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 0.305 इंटू 10⁻⁹ नैनोमीटर। फिर इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 30.5 गुणा 10⁻⁷ नैनोमीटर। क्योंकि एक मीटर में कितने होते हैं? 10⁻, ये ऑलरेडी हम कई बार बात कर चुके हैं। अब 6 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 183 इंटू 10⁻⁷ नैनोमीटर। तो पूरा कैलकुलेशन करके भी बता रखा है। एक माइक्रोन बराबर होता है, कह रहा है 1/10 मिलीमीटर के। फिर कह रहा है 100 मिलीमीटर के। बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है 1994 में, 1/1000 मिलीमीटर या 1/10,000 मिलीमीटर की। तो इसमें देखेंगे एक माइक्रोन बराबर होता है 1/1000 या 10⁻³ मिलीमीटर के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि एक माइक्रोन का हमने ऑलरेडी फॉर्मूला पढ़ा है 10⁻⁻6 मीटर होता है। अब 10⁻�6 को अगर मिलीमीटर में बदलेंगे तो एक मीटर में 10⁻³ मिलीमीटर होते हैं। अब इसको कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 10⁻⁻3। क्योंकि होता क्या है कि जब आधार समान होता है तो आधार समान में गुणा जब करेंगे तो ये घातें जुड़ जाती हैं, x प्लस वाई हो जाएंगी। इसलिए आगे अब देखेंगे क्वेश्चन। आगे देखेंगे तो ये कह रहा है एक माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करता है। यूपी पीएससी मेंस 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। 10⁻⁻6 सेंटीमीटर को, 10⁻⁴ सेंटीमीटर को, 1 मिलीमीटर को या 1 मीटर को। तो अगर इसकी बात करें, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो क्या कह रहा है भाई? एक माइक्रोन 10⁻⁴ सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट करता है। क्यों? तो 10 की माइक्रोन की बात करें तो इसका मतलब होता है 10⁻⁻6। अब एक मीटर में हो जाते हैं 10⁻² सेंटीमीटर, इसलिए 10⁻⁴ सेंटीमीटर। आगे क्वेश्चन देखेंगे। माप की कौन सी इकाई को 0.39 से मल्टीप्लाई करने पर इंच प्राप्त होता है? कह रहा है मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, डेसीमीटर। ये यूपी यूडीए या एलडीए प्री 2010 में क्वेश्चन पूछा गया है। इस क्वेश्चन को देखेंगे तो भाई इकाई को अगर 0.39 से मल्टीप्लाई करने पर इंच प्राप्त होता है तो वो इकाई है सेंटीमीटर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 0.39 इंच होते हैं। 1 किलोमीटर दूरी का क्या तात्पर्य है? तो 1 किलोमीटर, किलो जहां भी वर्ड आएगा उसका मतलब है 1000। बीपीएससी 2001 में पूछा गया है, इसलिए आपका आंसर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं। 1 किलोमीटर का तात्पर्य 1000 मीटर है। दूरी को मापने का एसआई मात्रक मीटर होता है और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। अब प्रकाश वर्ष किसकी माप है? देखिए कितनी बार पूछा गया। एमपी में पूछा गया, यूपी में पूछा गया 10, 13, फिर झारखंड में पूछा गया 13, फिर यूपी लोअर में पूछा गया 13, फिर बीपीएससी में 2020 में पूछा गया। भैया लाइट ईयर, इसमें समय क्योंकि आ रहा है? तुमको ऐसा लगता है कि ये समय की इकाई है। असल में ये समय की इकाई नहीं है, बल्कि ये इकाई किसकी है? ये इकाई है दूरी की। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में सूर्य से पृथ्वी तक आने में तय की गई दूरी है। नहीं, ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है। तो ये जो चीज लिखी हुई है एक वर्ष में सूर्य तक नहीं, एक वर्ष में जहां तक पहुंच जाए वहां तक, क्योंकि सूर्य की दूरी